सभी को सादर नमस्ते। मैं अदिति आर्या आज आप सभी को भारत के एक महान सपूत उधम सिंह के बारे में जानकारी दूंगी। 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी का दिन, नए वर्ष का प्रारंभ। उन दिनों असहयोग आंदोलन का युग था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी थे। रोल्ट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। वक्ता और श्रोता सभी शांतिपूर्वक सुन और सुना रहे थे, परंतु चिरकाल से रूठी स्वतंत्रता की देवी इन निहिसाब निरर्थक अहिंसा के आंदोलनों से कहाँ प्रसन्न होने वाली थी। शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। रणचंडी को संतुष्ट करने के लिए उसे चाहिए था खून। इतने में ही जनरल डायर 50 गोरे और 100 भारतीय सैनिकों के साथ लेकर आया। उसने मुख्य मार्ग में मशीन गनें लगा दी और तत्काल सभा को भंग करने का आदेश दिया। सभा विसर्जित होनी प्रारंभ हो गई, परंतु बाहर जाने के लिए एक ही संकरा मार्ग होने से इतने लोग तुरंत बाहर न जा सके। 2-3 मिनट के बाद जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। सभा में भगदड़ मच गई। थोड़ी ही देर में सारा वातावरण करुण क्रंदन, चित्कार और हाहाकार से गुंजित हो उठा। कितनों ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। हजारों लोगों की लाशों से भूमि रक्त रंजित हो उठी। इससे अधिक घायल हुए। कितनी ही ललनाओं का सुहाग लुट गया और माताओं की गोद खाली हो गई। वह 13 अप्रैल की जिस दिन कितनी गोद हुई सुनी, वह 13 अप्रैल की जिस दिन कितनी सेज हुई सुनी, वह 13 अप्रैल की जिस दिन रक्त के बहे नाले थे, छोटे छोटे बच्चे भी डायर के बने निवाले थे। जनरल डायर की रक्त पिपासा इतने से शांत नहीं हुई। उसने अमृतसर शहर को बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करा दी। रास्ते में चलने वाले लोगों को बेत से पिटाई की गई। लोगों को पेट के बल चलने को मजबूर किया गया। यही दमन चक्र सारे पंजाब में चलाया गया। सायकाल पंजाब के गवर्नर माइकेल ओडवायर का तार जनरल डायर को मिला। तुम्हारी कार्रवाई ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर समर्थन करते हैं। सारे देश में इस जघन्य हत्याकांड का निंदा की गई। कांग्रेस की ओर से जांच कमेटी नियुक्त की गई। जले पर नमक छिड़कने के लिए अंग्रेजी सरकार ने भी जांच कमीशन नियुक्त किया, जिसके सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने अपनी कार्रवाई को उचित बतलाया और कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरे पास केवल 1600 कारतूस थे। यदि और अधिक होते तो उन्हें भी चलाता। पासवान चोर हो तो कौन रखवाली करे, उस चमन का हाल क्या माली जब पामाली करे। जांच कमीशन ने जनरल डायर के कार्य को उचित ठहराया। सरकार ने उसकी पीठ ठोकी और उसे पदोन्नत भी किया। खून का बदला खून। इस सभा में सम्मिलित नर नारियों को उधम सिंह अपने साथियों के साथ छबील लगाकर पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे, परंतु थोड़ी देर में ही दृश्य बदल गया। सभा को तितर बितर करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते चारों ओर घायलों की चीख पुकार और लाशों से मैदान पट गया। इस दृश्य को देख उधम सिंह का खून खोल उठा, परंतु परिस्थिति की गंभीरता को जान वे घायलों की सेवा में लग गए। रात्रि में अपने पति के शव को खोजने आई एक महिला की सहायता करते समय गोरे सिपाही की गोली से उसकी भुजा घायल हो गई। इसने जलती हुई आग में तेल का काम किया। देशवासियों पर हुए इस निर्दयी
अत्याचार का बदला लेने का निश्चय कर उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु वह उसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। इधर पंजाब में बब्बर अकालियों का आंदोलन चल पड़ा। इसका पता लगने पर वह भारत लौट पड़ा। उस समय उसके पास 4 रिवॉल्वर और 16 और 400 गोलियां थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट ने 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा काटकर उधम सिंह अपने घर सुनाम लौट आया और अमृतसर में राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से पेंटर की दुकान खोल ली तथा इसी नाम से अपने पासपोर्ट भी बनवा लिए और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों से होता हुआ पंजाब के निरपराध लोगों के खून से सने हाथों वाले जनरल डायर को सजा देने का दृढ़ निश्चय कर लंदन पहुंच गया। उसके मन में रह रहकर ये विचार आते थे मानो जलियांवाले बाग के शहीद उससे पूछते थे कि हमारी शहादत का तर्पण कब करोगे। सुगठित शरीर, तेजस्वी आंखें, मिलनसार व्यक्तित्व का धनी यह युवक इंग्लैंड पहुंचा, जिसके समर्थन से जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। उधम सिंह ने सर्वप्रथम सांपों के मौसी पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडवायर को ही अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। अपने मिलनसार व्यक्तित्व द्वारा ओडवायर साहब से संबंध भी बना लिए। 13 मार्च 1940 का दिन कैक्टस हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन हो रहा था। अध्यक्ष पद पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड भी वहां पर विराजमान थे। माइकल ओडवायर अपने गवर्नर काल में किए हुए अत्याचारों की डींगे हाँककर आगे की पंक्ति में बैठ गया। योजना के अनुसार निश्चित समय पर उचित वेशभूषा और भरी हुई पिस्तौल तथा लिखित निवेदन लेकर उधम सिंह भी सभा भवन में पहुंच गया। शांतचित्त होकर भाषण सुनने लगा। इतने में ही मध्य अवकाश की घंटी बजी। लोग आपस में बातचीत और गपशप करने लगे, परंतु यह क्या, उधम सिंह शेर के समान झपट कर माइकल ओडवायर के सामने जा धमका, मानो किसी सिंह की गुफा में प्रविष्ट होकर कोई नरपुंगव उसकी मूंछ उखाड़ने के लिए तैयार हो। उसने भरी हुई पिस्तौल जेब से निकाली और सीधा ओडवायर पर गोलियां चला दी। धाए धाए करती हुई 6 गोलियां लगातार निकलती गई। लॉर्ड जेटलैंड तथा 2 गोरे और भी घायल हुए। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया, परंतु वह पुरुष सिंह शांत भाव से वहीं पर खड़ा रहा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। आज उसके हृदय में धधकती हुई ज्वाला शांत हो गई थी। जलियांवाला बाग के शहीदों का श्राद्ध तर्पण हो चुका था। उधम सिंह को हथकड़ियां लगाकर न्यायालय के सामने कटघरे के अंदर खड़ा किया गया। अपना बयान देते हुए उसने कहा, जलियांवाला बाग के अत्याचार का बदला यदि मैंने ओडवायर का वध करके न लिया होता तो मेरे देश का नाम कलंकित हो जाता। आप लोगों द्वारा दी जाने वाली 14-20 साल की सजा या मृत्यु दंड भी मुझे कोई परवाह नहीं। वृद्धावस्था में रोगों से पीड़ित होकर मरने की अपेक्षा युवावस्था में देश हित के लिए मरना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। मैं भारत की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए सहर्ष अपना जीवन बलिदान कर रहा हूँ। भारत माता का यह सपूत सरदार उधम सिंह हंसते हुए फांसी का फंदा चूम गया। ऐसे हजारों नवयुवकों ने अपने जीवन का देश के लिए बलिदान किया है। सच पूछो तो आज़ादी लंदन से लाल किले तक इन्हीं नौजवानों के गरम गरम खून पर तैरती हुई आई है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।